हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है 7 जुलाई को आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपका एसएसटी का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। जी हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? जो प्राचीन काल का मानव था उसकी जो भाषा थी वो इसमें से कौन सी थी आपको बताना है। वो पाली थी, वो अरबी थी, वो संस्कृत थी, वो प्राकृत थी। आपको इसका राइट जवाब जल्दी से देना है। मैं देखना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का कितने भाई बंधु आंसर देते हैं। हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, उसके बाद इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। चलिए कमेंट करिए जल्दी से, तो कमेंट करिए भैया, जल्दी से बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। चलिए, यहाँ लोग का मतलब है जनता से। जनता का मतलब अगर आप ना समझें तो आम लोग कह सकते हैं, जो उस समय के लोग थे, जैसे आज हम लोग जनता हैं। तो प्राचीन काल में जो जनता थी वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। लेकिन प्राचीन काल में जिस भाषा का सबसे पहले प्रयोग हुआ करता था, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तब आपको संस्कृत पर टिक लगाना होगा, क्योंकि सभी भाषाओं की जननी होने का श्रेय किसको प्राप्त है? संस्कृत को प्राप्त है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? आपको जवाब देना है। जो ऋग्वेद है उसकी भाषा कौन सी है या उसकी भाषा क्या है? तो सभी को पता है ऋग्वेद की भाषा क्या है? संस्कृत है। ऋग्वेद ये क्या है हमारा? ये आपका सबसे प्राचीन वेद है। क्या है? सबसे प्राचीन वेद होने का भी गौरव इसको प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इससे ऋग्वेद में और डिटेल हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे नहीं। बस सिंपल से क्वेश्चन आपके यहाँ बनते हैं और उन्हीं सिंपल से क्वेश्चन को आपको हल करना है। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं बताइए। जो सिंधु नदी है उस सिंधु नदी की सहायक नदी क्या है? ब्यास है, सतलज है, रावी है। तो ये सभी की सभी जो हैं आपकी वो सहायक नदी होती है। सहायक नदी क्या होती है समझ लीजिए। जैसे ये एक नदी है और इसमें कई छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिल जा रही हैं। जो आकर के मिल जाएं और मिल करके इसी के साथ बहना शुरू कर दें तो इसे ही सहायक नदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और 4 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अतीत में जो वस्तुएं बनी हैं, जो उनका अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। कहीं कहीं दा में हलंत लग जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। ये क्या है? पुरातत्वविद होते हैं, ठीक है, जो इसका अध्ययन करते हैं। चलिए 5वें नंबर पर चलते हैं। कह रहा है भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? मतलब जो भरत नाम है वो कहाँ के एक समूह के लिए प्रयोग किया जा रहा था, ये आपको जवाब देना है 5वें का। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम की तरफ। उत्तर पश्चिम क्या होता है? देखिए अब हम आपको समझा भी दे रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका भारत है, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम का मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये आपका नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। उत्तर पश्चिम का हिस्सा जो था, ठीक है, उसी में आपसे पूछा है। तो इसी में आपसे पूछा है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? एनसीईआरटी के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा है। एनसीईआरटी में साफ साफ आपका लिखा है 8000 वर्ष पूर्व जो है कृषि का आरंभ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं।
निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? किसका? दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का पूछ रहा है। आइए 7वें पर चलते हैं और 7वें का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पाकिस्तान है, आधुनिक भारत है, श्रीलंका है, चाइना नहीं है। तो आपका राइट जवाब ये हो जाएगा और ये सभी गलत हो जाएंगे। तो बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे। जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। तो उन्हें ही सहायक नदी कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बढ़िया से पहले ही क्वेश्चन में जो ऊपर आए थे उसमें समझा दिया है इसके बारे में आपको कैसे इसको करना है। 9वें पर चलते हैं। कह रहा है किसके शासन में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए? वह शासक कौन था ये आपको बताना है। तो वो कोई और नहीं था, वो था अशोक। इसके समय में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए। अभिलेख क्या होते हैं? ये जो है राजा जो संदेश देते थे जनता को या अपनी विजय के बारे में, अपनी नीतियों के बारे में पत्थरों पर उत्कीर्ण करवा देते थे, उसे ही अभिलेख कहा जाता था। चलिए 10वें पर चलते हैं। 10वां क्या कह रहा है? कह रहा है अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? जो बनी है और जो प्रयोग में लाई हैं वही पुरातत्वविद ही आपका कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए 11 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए? जो प्रथम नगर थे उनकी खोज कब हुई थी? तो 4700 वर्ष पूर्व हुई थी, याद रखिएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा एनसीईआरटी के अनुसार। 12वां कह रहा है लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किर्थर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया? आपको 12 का राइट जवाब देना है। आइए देखिए, सुलेमान और किर्थर दो नाम याद रखिएगा। कहाँ? सुलेमान और किर्थर। पूछ रहा है किन जानवरों को इन्होंने पालतू बनाया था। ठीक है, तो जल्दी से आपको जवाब देना है। ठीक है, गाय, बैल, भेड़, बकरी। तो आपका क्या हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा। 12 का डी राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। कह रहा है इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम आपको 10 सेकेंड का समय दे रहे हैं। सभी भाई जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें ताकि मैं समझूं कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जाके। चलिए इंडस शब्द से निकला है। किस शब्द से निकला है? इंडस शब्द से निकला है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर। अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? जो अतीत है उसमें लोग यात्रा किस लिए किया करते थे बताइए। पहला तो उनको काम की तलाश रहती ही रहती थी, इसीलिए वो यात्रा करते थे। कभी कभी बाढ़ आ जाती थी, भूकंप आ जाता था, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, इस कारण वो अपना स्थान चेंज कर देते थे। और व्यापार के लिए भी वो क्या करते थे? यात्राएं करते थे। तो डी आपका सही हो जाएगा, राइट जवाब डी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई दफ़ा पूछा गया है, याद रखिएगा। ये मगध के नाम से जाना जाता था, ये याद रखिएगा। ठीक है, गंगा के दक्षिण में गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का प्राचीनतम क्षेत्र क्या कहलाता था? मगध कहलाता था, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से, अब तो इसका जवाब दे दीजिए।
अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग गलत उत्तर देंगे। 10 सेकेंड का हम आपको समय दे रहे हैं और मैं इस क्वेश्चन का आंसर चाहता हूँ। कमेंट करिएगा, 16 नंबर का क्वेश्चन डाल करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं देखता हूँ कितने भाई इसका सही जो है आंसर देते हैं। अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जल्दी से आपको बताना है, बताइए जल्दी से बताइए। 16 का राइट जवाब क्या होगा? तो ए होगा, उसे इतिहासकार कहते हैं। जबकि अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद मत लगा दीजिएगा। अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। आगे कह रहा है प्रायः पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती हैं? चलिए 17 नंबर का आपको राइट जवाब देना है और बताइए 17 नंबर का राइट जवाब क्या होगा। देखिए पहले के समय में जो पांडुलिपियाँ रखने का स्थान था, कोई राजमहल में नहीं रखी जाती थी, कोई दुर्ग नहीं था, कोई महल नहीं था, कोई अभिलेखागार नहीं था। उस समय वो मंदिरों तथा जो बौद्ध और जैनों के विहार थे उसमें वो मिली थी। तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आपको 18 का राइट जवाब देना है। आम लोग या जिसे जनता कहते हैं। क्या कहते हैं? जनता, यही किया करते थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? अब ये तो सभी को पता होगा, ईसा मसीह थे। इसके बारे में तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा। चलिए, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? आपको 20 का राइट जवाब देना है। तो दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का देश बताइए। आधुनिक भारत है, चीन है, रूस है। तो राइट जवाब हो जाएगा आधुनिक भारत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आखेटक का अर्थ है। आखेटक का क्या अर्थ होता है? आखेटक का अर्थ होता है शिकारी, जो क्या करता है? शिकार करता है। क्या करता है? शिकार करता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। पांडुलिपियाँ किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? आपको 22 का राइट जवाब देना है। पीपल से बिल्कुल नहीं, पीपल से नहीं बनाई जाती थी। तो वो भूर्ज नामक एक पेड़ की छाल से जो है पांडुलिपियों को तैयार किया जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 23 पर चलते हैं। वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि? यहाँ तिथि होगा, ठीक है, टाइपिंग में गलती हो जाती है, सही कर लीजिएगा। तिथि से की जाती है, ये सभी को पता है। ईसा मसीह के जन्म से जो है हम लोग मानते हैं, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट चलता है, एडी और बीसी और बीसीई, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक महापाषाण स्थल नहीं है? नहीं शब्द को बहुत ध्यान से देख करके आंसर लगाइएगा। इसका राइट जवाब क्या होगा? ब्रह्मगिरी है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आदि चांदलूर है तो ये भी गलत हो जाएगा। मेहरगढ़ राइट जवाब हो जाएगा, ये नहीं है। तो 24 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 25 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण स्थल नहीं है? तो बताइए। वो आपका मेहरगढ़ है तो गलत हो जाएगा, बुर्जहोम है तो गलत हो जाएगा, महगढ़ा है तो गलत हो जाएगा, हुसंगी नहीं है। अगर पूछे ये तीनों, तो ये तीनों हैं, याद रखिएगा, ये तीनों महापाषाण स्थल हैं। ऐसे आपके एक और क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर और देखते हैं 26 का राइट जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइए और 26 का राइट जवाब दीजिए। कोल्डिहवा और महगढ़ा, गरा और गढ़ा कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो दोनों आपके यहाँ पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। 27 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा
नवपाषाण स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है? जल्दी से 27 का राइट जवाब दीजिए। तो कोई और नहीं है, बुर्ज होम है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल बिहार में स्थित है? तो बिहार में आपका कौन सा है? 28 का राइट जवाब दीजिए। तो चिरांद आपका कहाँ है? बिहार में है, याद रखिएगा। ठीक है, बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। कोल्डिहवा कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नवपाषाण स्थल में पाए जाते हैं? 29 का राइट जवाब दीजिए। मेहरगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वर्गाकार या आयताकार आपको मकानों के अवशेष मेहरगढ़ में मिलेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल का समय क्या है? बताइए। मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या है? 30 का राइट जवाब आपको देना है। तो 12,000 से 10,000 के बीच का समय जो है वही मध्य पाषाण काल का समय है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल असम में स्थित है? बताइए। 31 का राइट जवाब दीजिए। तो वो आपका दाजो हार्डिंग है। ये कहाँ है? ये असम में है। ठीक है, कोल्डिहवा कहाँ है? यूपी में है। चिरांद कहाँ है? बिहार में है। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, दाजो हार्डिंग असम में, कोल्डिहवा यूपी में, चिरांद बिहार में, बुर्जहोम जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और 32 का राइट जवाब देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव है? सबसे पहला गांव है। तो याद रखिएगा प्रारंभिक गांव भारत को इनाम में मिला था। ऐसे ट्रिक लगा लीजिएगा, इनाम में मिला था तो इनाम गांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनाम गांव हो जाएगा। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल आपका कर्नाटक में स्थित है? बताइए। 33 का आपको राइट जवाब देना है। वो आपका हल्लूर है। हल्लूर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल तमिलनाडु में स्थित है? बताइए जल्दी से। 34 का राइट जवाब दीजिए। पय्यमपल्ली। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ये कहाँ है? असम में है। दाजो हार्डिंग। चिरांद कहाँ है? बिहार में है। बार बार रिवीजन करिएगा। हल्लूर कहाँ है? कर्नाटक में है। ऐसे बार बार कहेंगे। कोल्डिहवा कहाँ है? यूपी में है, याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? 35 का आपको राइट जवाब देना है। भीमबेटका है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हुसंगी है तो गलत हो जाएगा। कुरनूल है तो गलत हो जाएगा। ब्रह्मगिरी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आरंभिक मानव भोजन का इंतजाम कैसे करते थे? ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। चलिए बताइए कैसे करते थे? 36 का आपको राइट जवाब देना है। बताइए 36 का राइट जवाब क्या होगा? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, बिल्कुल सही है। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, बिल्कुल सही है। पौधे पत्तियाँ फल फूल इकट्ठा किया करते थे, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। कह रहा है वह व्यक्ति जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। 37 का राइट जवाब क्या होगा? आखेटा खाद्य संग्राहक या संग्रहणकर्ता कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 38 पर चलते हैं। कह रहा है गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? आपका बताइए राइट जवाब क्या होगा? 38 का राइट जवाब क्या होगा? गर्तावास कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? 39 का राइट जवाब आपको देना है।
पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई? 40 का राइट जवाब दीजिए। तो 12,000 साल पहले हुई। कब हुई थी? 12,000 साल पहले। चलिए आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 12,000 साल पहले। चलिए 41 पर चलते हैं। पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है? वो आपका है 20 लाख से 12,000। ठीक है, चलिए कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं? इसे ही बोलते हैं गर्तावास। कहाँ के लोग बनाते हैं? तो ये सभी को पता है, ये बुर्जहोम के लोग बनाते हैं। और बुर्जहोम है कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए शैल चित्र कहाँ मिले हैं? 43 का राइट जवाब देना है। मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 44 पर चलते हैं। कह रहा है लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या नाम दिया गया? बताइए। 44 का राइट जवाब बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया, याद रखिएगा। 45 पर चलते हैं। कह रहा है लोग पर्वतीय गुफाओं में रहते थे, यहाँ उन्हें किससे राहत मिलती थी? बताइए। बारिश से, धूप से, हवाओं से, उपरोक्त सभी। तो भैया उपरोक्त सभी से इनको जो है राहत मिलती थी। चलिए 46 पर चलते हैं। कह रहा है पाषाण औजार बनाने की तकनीकी क्या नहीं थी? तो 46 का राइट जवाब देना है पत्थर से मिश्र धातु बनाना। ये गलत है। पत्थर से पत्थर टकराना सही है, दबाव सिल्क सही है। तो जो सही है वो गलत होगा, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई? तो पूरा पाषाण काल में आपकी घटित हुई थी, याद रखिएगा। सबसे लंबा टाइम पीरियड इसी का है, ये भी याद रखिएगा। 48 पर चलते हैं और 48 का राइट जवाब देखते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे? 48 का राइट जवाब दीजिए। पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे, याद रखिएगा। 49 पर चलते हैं। आरंभिक मानव के औजार किसके बने होते थे? बताइए। जो आरंभिक मानव है उसका औजार किसका बना होता था? लकड़ी का भी होता था, पत्थर का भी होता था, हड्डी का भी होता था। डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 50 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। पूरा पाषाण काल का समय क्या माना जाता है? 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान को ही माना जाता है। शुतुरमुर्ग के अंडों से क्या बनाए जाते थे? ये क्वेश्चन का राइट जवाब आपको देना है। तो मनके बनाए जाते थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 52 पर चलते हैं। कह रहा है किस गुफा में राख के अवशेष मिले हैं? बताइए। 52 का राइट जवाब दीजिए। कुरनूल से आपको राख के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, किसके मिलते हैं? राख के। 53 पर चलते हैं। मध्य पाषाण युग के पत्थर के औजार कैसे होते थे? 53 का राइट जवाब देना है। बहुत छोटे होते थे। ठीक है, चलिए 54 पर चलते हैं। औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता था? 54 का आपको राइट जवाब देना है। तो फल फूल काटने के लिए बिल्कुल सही, हड्डी और मांस काटने के लिए बिल्कुल सही, पेड़ की छाल उतारने के लिए बिल्कुल सही। डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोग ऐसे स्थानों की तलाश में क्यों रहते थे जहां अच्छा पत्थर मिल सके? 55 का राइट जवाब दीजिए। पत्थर के उपकरण उस समय बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए। ठीक है, तो 55 का क्या हो जाएगा राइट जवाब? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 56 पर चल रहे हैं। कह रहा राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? आपको 56 का राइट जवाब बताना है। देखिए जहाँ जो आपकी कुरनूल गुफा है, यहीं से आपको राख के अवशेष मिले हैं, याद रखिएगा। कह रहा है मध्य पाषाण, जो आपका मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आपके लघु पाषाण या माइक्रोलिथ कहलाते थे, याद रखिएगा। 58 पर चलते हैं। शिकारी खाद्य संग्राहक को किस कारण एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना पड़ता था?
आपको 58 का राइट जवाब देना। एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाने के कारण बिल्कुल सही है। पानी की तलाश में बिल्कुल सही है। शिकार के लिए जानवरों की तलाश में बिल्कुल सही है। डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 59 पर चलते हैं। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था? 59 का राइट जवाब दीजिए। 8000 साल पहले। ठीक है, चलिए 60 पर चलते हैं। कह रहा है नवपाषाण युग के पुरा स्थलों में किस प्रकार के जो बर्तन हैं वो मिले हैं? तो आपको बताना है मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कांच और लोहे के बर्तन नहीं मिले हैं। कह रहा है 61 उपमहाद्वीप में शुरुआती कृषकों तथा पशुपालकों के होने के सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ मिले हैं? आपको जवाब देना है। पूर्वी तथा दक्षिण भारत में बिल्कुल मिला है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बिल्कुल मिला है, आधुनिक कश्मीर में बिल्कुल मिला है। मैप से अगर आप समझना चाहें तो देखिए, ये अगर हम आपको दिखा देते हैं तो ये है आपका, ये है भारत। ठीक है, कह रहा है पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में, तो ये आपका पूर्वी हिस्सा है, यहाँ मिला ही मिला है। दक्षिणी भारत ये हिस्सा है, यहाँ मिला ही मिला है। ये आपका पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, यहाँ आपका मिला ही मिला है। और आधुनिक कश्मीर का ये वाला हिस्सा जो है यहाँ भी मिला है। इसका मतलब कह सकते हैं उपरोक्त सभी पहले का चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, मतलब 62 पर। क्या कह रहा है? बुर्जहोम ये है कहाँ? ये कश्मीर में है। किस प्रकार के निवास स्थल मिले हैं? पक्की ईंटों का नहीं मिला है बुर्जहोम से, तो किसका मिला है? ज़मीन के नीचे जो है उनके घर बने हुए मिले हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 63 पर और देखते हैं 63 का सही उत्तर क्या होगा। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कब हुआ था? ये आपको बताना है। तो लगभग 8000 साल पहले मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 64 पे। कह रहा है अनाज किस काम आता है? आपको बताना है। देखिए, खाद्य अर्थात खाने के रूप में, बीज अर्थात बोने के रूप में, भंडारण लंबे समय तक यूज करने के रूप में, अर्थात सभी में हम जो है अनाज का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करा कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? आपको जवाब देना है। बताइए क्या होगा? गेहूं है, बिल्कुल है। जव है, बिल्कुल है। तो गेहूं और जौ दोनों ऑप्शन में है, तो सी हमारा राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों ही सही आंसर हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 66। कह रहा है जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जो जानवर हैं उनके दांत और सींग कैसे होते हैं? तो जाहिर सी बात है, आप इतना जानते हैं वो छोटे होंगे, उनके दांत भी छोटे होंगे और उनकी सींग भी छोटी होगी। तो कैसे होंगे? छोटे होंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए 67 क्या कह रहा है? वह व्यक्ति जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे क्या कहते हैं? मतलब कोई खास चीज़ बनाए और उसका प्रशिक्षण ले। पुरातत्वविद नहीं है, जो पुरातत्वविद वो होता है जो सिक्कों का, धातुओं का, जो प्राचीन समय में मिले चीज़ें हैं उनका अध्ययन करता है, वो पुरातत्वविद है। तो क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? उसको भैया विशेषज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 68। कह रहा है मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? जो मेहरगढ़ है वहाँ आपको कैसे घर मिले हैं? तो चौकोर तथा आयताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं। आयताकार के साथ गोलाकार भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे याद रखिएगा। मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है अनाज का उपयोग किस रूप में होता है?
तो बीज के रूप में होगा, बिल्कुल होगा। खाद्य के रूप में होगा, बिल्कुल होगा। उपहार के रूप में होगा, बिल्कुल होगा। जब हम हमारी बहन बेटियां हैं या हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई भागवत का प्रोग्राम है या अन्य कोई प्रोग्राम पड़ता है तो हम लोग उसे उपहार के रूप में भी देते हैं। तो डी वाला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? देखिए, जो सबसे पहला जंगली जानवर पालतू बनाया गया था वो था कुत्ते का पूर्वज। क्या था? कुत्ते का पूर्वज था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा में बहुमूल्य पत्थरों का आयात कहाँ से किया जाता था? तो गुजरात से भी किया जाता था, ईरान से भी किया जाता था, अफ़गानिस्तान से भी होता था। तो आपका डी राइट जवाब हो जाएगा। जानते रहिएगा इन जगहों से बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता था। एक शब्द है आयात, जानते रहिएगा, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, बहुत सारे भाई इसमें परेशान हो जाते हैं। आयात का मतलब हमारे देश आना। क्या होता है? हमारे देश में क्या होना? आना। और निर्यात का क्या मतलब होता है? निर्यात का मतलब होता है हमारे देश से जाना। क्या होता है? हमारे देश से जाना। कहाँ जाएगा? किसी दूसरे देश। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के बाद किसे पालतू बनाया गया? वो कौन सा जानवर था? 72 आपको बताना है। 72 का राइट जवाब क्या होगा आपको बताना है। जल्दी से क्या होगा कमेंट करके बताइए, क्या होगा बताइए। कुत्ते के बाद किसे पालतू बनाया गया? तो वो आपका गाय और बैल नहीं है, वो आपका भेड़ और बकरी है। गाय और बैल जल्दी से देख करके मत लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? जो हड़प्पा के नगर हैं उनके अंत की शुरुआत कब से? 3900 साल पहले से। कब से? 3900 साल पहले से। चलिए अगले क्वेश्चन 74 पर चलते हैं। कह रहा है, निम्न में से किसका उपयोग जनजाति के सभी लोग एक साथ करते हैं? वो क्या चीज़ है? तो वो आपका जंगल है। ठीक है, करते हैं सभी जनजाति के लोग। ज़मीन का उपयोग बिल्कुल कर्तन और दहन प्रकार की किसी वो लोग करते ही हैं। घास के मैदान का उपयोग अपने जानवरों को चराने के लिए करते ही करते हैं। तो उपरोक्त सभी डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब होती थी? तो 75 का राइट जवाब देना है। आइए देखते हैं। तो 7000 साल पहले क्या होता था? जो आपका मेहरगढ़ है यहाँ क्या होता था? यहाँ पर आपकी कपास की खेती होती थी। किसकी खेती? कपास की खेती, याद रखिएगा। चलिए 76 नंबर पर चलते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या नाम दिया गया? उसे बसने की प्रक्रिया कहा गया। क्या कहा गया? बसने की प्रक्रिया कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन 77 कह रहा है, आज हम जो भोजन करते हैं वह किसका परिणाम है? वह बसने की प्रक्रिया का ही परिणाम है। क्योंकि मानव अगर बसना ना सीखता तो कहीं ना कहीं वह भंडारण से अनभिज्ञ हो जाता और फिर कहीं ना कहीं समस्या बहुत ज़्यादा रहती। चलिए हड़प्पा कहाँ स्थित है? ये तो सभी को पता होगा, इसमें बताना नहीं है। चीन में नहीं है भैया। कहाँ है हड़प्पा? आधुनिक पाकिस्तान में है। कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, मेहरगढ़ में प्रत्येक घर में कितने कमरे होते थे? तो 4 या उससे अधिक होते थे। एक में भंडारण और किसी किसी में दफनाया भी जाता था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 80। कह रहा है, अग्निकुंड कहाँ मिले हैं या अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल, इन दोनों जगहों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, महान स्नानागार
कहाँ से प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? आयात का मतलब मैंने बताया था मंगवाते थे। कहाँ से मंगवाते थे? तो बताइए, वो राजस्थान और ओमान दोनों जगहों से जो है मंगाने का काम करते थे, इसीलिए आपका सी राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग टिन का आयात कहाँ से करते थे? तो बताइए, तो टिन का आयात वो ईरान और अफ़गानिस्तान से करते थे, तो सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? सोना कहाँ से लेते थे? ईरान से नहीं, अफ़गानिस्तान से नहीं, राजस्थान से नहीं, तो कहाँ से? कर्नाटक से। कहाँ से? कर्नाटक से वे सोने का आयात करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया था? 85 का राइट जवाब दीजिए। तो 3 भागों में बांटा गया था। कितने? 3 भागों में बांटा गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है, लोथल बंदरगाह कहाँ स्थित है? बताइए, 86 का राइट जवाब दीजिए। लोथल गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्य लोग यज्ञों में किसकी आहुतियाँ देते थे? बताइए, 88 का राइट जवाब। घी की आहुति भी देते थे, अनाज की भी देते थे, जानवरों की बलि भी देते थे, तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 89 पर चलते हैं। सबसे पुराना वेद क्या है? बताइए भैया, सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? बताना है। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग कहिए चाहे ऋषि कहिए, क्या कहलाते थे? बताइए जल्दी से। 91 का राइट जवाब दीजिए। आर्य। क्या? आर्य कहलाते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? 92 का राइट जवाब देना है आपको। जल्दी से बताइए, ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? तो सूक्त कहा गया है। क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करवाता था? ठीक है, यहाँ हो जाएगा करवाता था। तो बताइए 93 का राइट जवाब क्या होगा? पुरोहित हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? 94 का राइट जवाब दीजिए। वेद वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में घोड़ों को किस काम में लाया जाता था? 95 का राइट जवाब दीजिए। लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। ठीक है, दक्षिण भारत में जो है किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? तो वो आपका द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं दक्षिण में। इसकी ट्रिक याद रख लीजिएगा। दक्षिण भारत दा से दक्षिण और दा से द्रविड़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये सभी के सभी कहाँ बोली जाती हैं? दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। और अभी हमने बताया था दक्षिण भारत की कौन सी भाषा परिवार है? द्रविड़ है। ठीक है, चलिए 98 पर चलते हैं। कह रहा है कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है? तो बताइए 98 का राइट जवाब मलयालम। कौन सी? मलयालम। चलिए संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो ये आपका भारत यूरोपीय परिवार की भाषा का हिस्सा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर और देखते हैं 100 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? जल्दी से बताइए। ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, चलिए
अगला चलते हैं, क्वेश्चन है 101। ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन किया गया है? तो वो है विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र है। चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? जल्दी से 102 का राइट जवाब दीजिए। चरक संहिता लिखी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेद में किन दो नदियों को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है? 103 का राइट जवाब सतलज और व्यास को। चलिए अगला क्वेश्चन है, चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुए थे? तो वे 2000 साल पहले हुए थे। 105 ऋग्वेद में किन दो समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है? 105 का राइट जवाब दीजिए। बताइए ऋग्वेद में किन दो समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। 105 का राइट जवाब तो क्या हो जाएगा? पुरोहित और राजा, वैश्य और शूद्र। क्या होगा? आगे क्या है? किसान और पशुपालक, शिल्प और चित्रकार। तो काम के आधार पर पुरोहित और राजा, इनको क्या किया गया है? अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया गया है। वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? 106 का राइट जवाब होगा जन और विष। सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 107 पर। 107 कह रहा है चरक एक प्रसिद्ध क्या थे? वैद्य थे। ठीक है, 107 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 108 कह रहा है महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा का आरंभ कब से हुआ? तो 108 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए। 3000 साल पहले। चलिए महापाषाण कब्रें कब बनने आरंभ हुई? लगभग 3000 साल पहले। ठीक है, चलिए 110 पर चलते हैं। चरक कौन था? चरक एक महान वैद्य था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेद के काल में जनता या पूरे समुदाय को क्या कहकर पुकारा जाता था? 111 का राइट जवाब दीजिए। तो उन्हें 111 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? जन और विष कहा जाता था। चरक संहिता की रचना किसने की है? चरक ने की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चरक ने मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियों का वर्णन किया है? 113 का राइट जवाब क्या होगा? 360। कितना हो जाएगा? 360। 114 पर चलते हैं। ऋग्वेद पुरोहित का कार्य होता था? तो पुरोहित का क्या कार्य होता था? 114 का आपको राइट जवाब देना है। वो होता था यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना। चलते हैं 115 पर। आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। ऋग्वेद की भाषा क्या है? तो आपकी वैदिक संस्कृत है। ठीक है, चलिए 117। चीन में लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण कब के हैं? 2000 साल पहले के हैं? नहीं। तो कब के हैं? 3500 साल पहले के हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं 118 पर। कह रहा है निम्न में से ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है? मूषक। चलिए आगे चलते हैं 119 पर। 119 कह रहा है ऋग्वेद की कागज पर छपाई करने का कार्य पूरा किया गया 150 वर्ष पहले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। कह रहा है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। आपका इसका सी हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है।